क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी सैलरी किसी मेहमान की तरह होती है? आती है, 2 दिन रुकती है और फिर बिना बताए चली जाती है। हम दिन रात कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते हैं ताकि बैंक बैलेंस बढ़ सके, लेकिन महीने के अंत में बचता है तो सिर्फ एक सवाल, आखिर सारा पैसा गया कहां? कभी कोई दोस्त क्रिप्टो की सलाह देता है तो कभी फेसबुक पर कोई म्यूचुअल फंड्स का विज्ञापन दिख जाता है। हर तरफ ज्ञान की बौछार है, लेकिन सच तो यह है कि हम जितना ज्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग के चक्कर में पड़ते हैं, उलझन उतनी ही बढ़ती जाती है। हमें लगता है कि अमीर बनने के लिए रॉकेट साइंस या कोई जटिल कैलकुलेशंस की जरूरत है, लेकिन यही हम मात खा जाते हैं। असली समस्या क्या है? अक्सर लोग इसे मैथ की प्रॉब्लम समझते हैं, जबकि पैसा असल में साइकोलॉजी का खेल है। कार्ल रिचर्ड्स अपनी कमाल की किताब द 1 पेज फाइनेंशियल प्लान में एक बहुत ही कड़वा सच बताते हैं। हम भविष्य की चिंता में आज के फैसले गलत ले लेते हैं। हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जबकि जरूरत एक साफ माइंडसेट की है। ये किताब आपको करोड़पति बनने के जादुई नुस्खे नहीं देगी, बल्कि आपको उस मानसिक जाल से बाहर निकालेगी जहां आप अनजाने में अपने ही पैसे के दुश्मन बने बैठे हैं। सिर्फ 1 पेज और पूरी लाइफ सॉर्टेड। जरा कल्पना कीजिए, आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ, आपके सारे सपने और उन तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक कागज के पन्ने पर लिखा हो। कोई मोटा फोल्डर नहीं, कोई भारी भरकम एक्सेल शीट नहीं, सिर्फ आप और आपकी प्राथमिकताएं। इस वीडियो में हम दिखावा यानी शो ऑफ और असलियत यानी रियलिटी के बीच के उस धुंधले पर्दे को हटाएंगे। हम समझेंगे कि क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग को जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया है और कैसे आप अपनी मनी हैबिट्स को ऑटो पायलट पर डाल सकते हैं। ये समरी सिर्फ आपके बैंक बैलेंस के बारे में नहीं है, बल्कि उस स्ट्रेस फ्री नींद के बारे में है जो एक सुरक्षित भविष्य की क्लैरिटी से आती है। पैसा कमाना कला हो सकती है, लेकिन उसे संभालना एक अनुशासन है। अगर आप कम कमाकर भी अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं और उस मनी स्ट्रेस को हमेशा के लिए गुड बाय कहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं पैसों की इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना। अध्याय 1, सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय प्रश्न। क्या आपने कभी सोचा है कि हम पागलों की तरह पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? सुबह उठते ही स्टॉक मार्केट खोलना, रात को सोने से पहले पोर्टफोलियो चेक करना और वीकेंड पर भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देखना। ये सब करके भी हम खुद को खाली सा महसूस करते हैं। अधिकांश लोग निवेश, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स की पेचीदगियों में इतना उलझ जाते हैं कि वे असली मकसद ही भूल जाते हैं। हम एक्सेल शीट्स भरते रहते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स से मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। पुस्तक के पहले अध्याय में कार्ल रिचर्ड्स एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सुनने में तो बहुत साधारण है, लेकिन इसका जवाब आपके पूरे भविष्य को बदल सकता है। आपके लिए पैसा वास्तव में क्यों महत्वपूर्ण है? ये सवाल केवल आपके बैंक बैलेंस के बारे में नहीं है, बल्कि आपके उन गहरे वैल्यूज और सपनों के बारे में है जिन्हें आप अपनी बंद आंखों से देखते हैं। जब आप रात को अकेले बैठते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो क्या आप वाकई में सिर्फ एक बड़ा बैंक बैलेंस देखते हैं, या फिर आप अपने बच्चों के साथ बिना किसी चिंता के छुट्टियां मनाते हुए खुद को देखते हैं? रिचर्ड्स कहते हैं कि जब तक आप अपनी क्यों यानी वाई को नहीं पहचानते, तब तक आपकी हर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बिना दिशा के चल रही एक नाव की तरह है। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पतवार भी खूब चला रहे हैं, लेकिन जा कहां रहे हैं ये आपको खुद नहीं पता। असल में वित्तीय योजना बनाना केवल गणित का खेल या कैलकुलेशंस नहीं है, ये आपके जीवन की कहानी लिखने जैसा है। पैसा केवल एक जरिया है, मंजिल नहीं। ये वो पेंसिल है जिससे आप अपने सपनों की तस्वीर बनाते हैं, लेकिन तस्वीर क्या होगी ये तो आपको तय करना है। लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हम कागज और कलम उठाएं और खुद से पूछें कि क्या हम ये सब केवल एक आलीशान गाड़ी के लिए कर रहे हैं, या उस मानसिक शांति और आज़ादी के लिए जो हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका देती है। क्या हम चाहते हैं कि 60 साल की उम्र में हमारे पास पैसा हो, लेकिन घुटनों में दर्द के कारण हम दुनिया घूम न सकें, या फिर हम अभी से ऐसी प्लानिंग करें जो हमें फ्रीडम दे? जब आप अपनी भावनाओं और पैसों के बीच के इस गहरे संबंध को समझ लेते हैं, तो निवेश का डर खत्म हो जाता है और एक स्पष्ट विजन जन्म लेता है। अचानक आपको समझ आने लगता है कि आपको कितना रिस्क लेना चाहिए, किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और सबसे जरूरी किन चीजों पर खर्च नहीं करना चाहिए। ये क्लैरिटी आपकी हर फाइनेंशियल डिसीजन को आसान बना देती है, क्योंकि अब आपके पास एक कंपास है, एक दिशा है। याद रखिए, एक बेहतरीन फाइनेंशियल प्लान की शुरुआत आपके वॉलेट से नहीं, बल्कि आपके दिल से होती है। जब दिल और दिमाग एक साथ काम करते हैं, तभी असली जादू होता है, और यही वो जादू है जो आपको सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि सच में खुश भी बना सकता है। अध्याय 2,
अनुमान लगाएं कि आप कहां जाना चाहते हैं। जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना एक कला है और रिचर्ड्स इस अध्याय में एक बेहद दिलचस्प नजरिया पेश करते हैं। वो पाठकों से कहते हैं कि अपने सपनों के बारे में सोचें, लेकिन एक अनोखे तरीके से, अनुमान लगाकर। जी हां, आपने सही पढ़ा। रिचर्ड्स का मानना है कि हमें अपने लक्ष्यों को लेकर इतना कठोर और निश्चित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भविष्य तो एक रहस्यमय किताब है जिसके अगले पन्ने हमें नहीं दिखते। जिंदगी की असली खूबसूरती तो इसी अनिश्चितता में छिपी है। रिचर्ड्स बताते हैं कि हमारी इच्छाएं और प्राथमिकताएं समय के साथ बदलती रहती हैं। जो आज आपको महत्वपूर्ण लगता है वो कल शायद उतना जरूरी ना लगे। इसलिए अपने लक्ष्यों को पत्थर की लकीर की तरह नहीं, बल्कि रेत पर बनी रेखा की तरह देखें, जिसे जरूरत पड़ने पर मिटाया और फिर से बनाया जा सके। वो पाठकों को एक व्यावहारिक सलाह देते हैं। अपने लक्ष्यों की एक सूची बनाएं और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करें। छोटी अवधि के लक्ष्य हों या लंबी अवधि के सपने, दोनों को लिख डालें। इस प्रक्रिया में रिचर्ड्स एक महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। बड़े लक्ष्य अक्सर डरावने और दूर लगते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें छोटे छोटे मील के पत्थरों, माइलस्टोन्स में बांट दें, तो वे अचानक अचीवेबल और रियलिस्टिक नजर आने लगते हैं। ये ऐसे है जैसे किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के लिए आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, न कि एक छलांग में शिखर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हर छोटी जीत आपको अगले कदम के लिए प्रेरित करती है और यात्रा को आनंदमय बनाती है। लेकिन सबसे खास बात जो रिचर्ड्स इस अध्याय में कहते हैं वो है अपने लक्ष्यों से अत्यधिक जुड़ाव ना रखें। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसमें गहरी समझदारी है। जब हम किसी एक निश्चित परिणाम के साथ बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट बना लेते हैं तो जीवन की अप्रत्याशितता हमें तोड़ सकती है। इसके बजाय लचीले बने, खुले दिमाग से चलें और जीवन को जैसा मोड़ मिले उसे स्वीकार करने की तैयारी रखें। यही फ्लेक्सिबिलिटी है, वो जादुई तत्व जो आपको संघर्षों के बीच भी खुश रहने में मदद करता है। रिचर्ड्स का यह अध्याय एक सुंदर संदेश देता है। यथार्थवादी अपेक्षाएं रखें, मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी में रास्ते का आनंद ना भूलें और याद रखें कि जीवन एक यात्रा है, न कि केवल एक गंतव्य। तो आज ही अपनी डायरी निकालें, अपने सपनों का अनुमान लगाएं और इस रोमांचक सफर पर निकल पड़ें, बिना किसी दबाव के, बस अपने दिल की सुनते हुए। अध्याय 3, अपनी वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से समझें। चैप्टर 3 एक बेहद धमाकेदार और अनकंफर्टेबल सवाल से शुरू होता है। गेट रियली क्लियर अबाउट योर करंट लोकेशन। जरा सोचिए, जब आप गूगल मैप्स खोलते हैं किसी नई जगह जाने के लिए, तो सबसे पहले क्या होता है? वो आपसे पूछता है आप अभी कहाँ हैं। बिना इसके जाने वो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही नहीं सकता, चाहे वो जगह कितनी भी पास क्यों ना हो। आपकी फाइनेंशियल जर्नी भी बिल्कुल यही लॉजिक फॉलो करती है, मगर यहां मुश्किल ये है कि ज्यादातर लोग अपनी मंजिल तो तय कर लेते हैं, एक बड़ा घर, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट में आराम की जिंदगी, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वे अभी खड़े कहां हैं। और यही है सबसे बड़ी गलती। कार्ल रिचर्ड्स इस चैप्टर में हमें एक बहुत ही जरूरी लेकिन थोड़ी अनकंफर्टेबल एक्सरसाइज करने को कहते हैं। अपनी फाइनेंशियल रियलिटी का आईना देखो, बिना कोई फिल्टर लगाए। वो कहते हैं कि एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान बनाने से पहले आपको अपनी मौजूदा स्थिति का ईमानदारी से, बेबाकी से मूल्यांकन करना होगा। इसके लिए आपको अपनी एक बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ेगी। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक कागज लीजिए और इसे बीच से 2 हिस्सों में बांट दीजिए। एक तरफ लिखिए आपकी एसेट्स, यानी वो सब कुछ जो आपके पास है, आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ा पैसा, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में किया गया इन्वेस्टमेंट, घर में रखा सोना, प्रॉपर्टी अगर कोई है, पीपीएफ, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह। और दूसरी तरफ लिखिए आपकी लायबिलिटीज, यानी वो सब कुछ जो आपको चुकाना है, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, दोस्तों रिश्तेदारों से लिया उधार, सब कुछ। ये एक्सरसाइज थोड़ी डरावनी लग सकती है, खासकर अगर आपने पहले कभी ये नहीं की, क्योंकि ये आपकी असली फाइनेंशियल पिक्चर को बिना किसी मेकअप, बिना किसी छुपाव के आपके सामने रख देती है। ये वो मोमेंट होता है जब आपको ठीक ठीक क्रिस्टल क्लियर पता चल जाता है कि आप अपने सपनों के महल से अभी कितनी दूर या शायद कितने पास खड़े हैं। कई लोगों को यहाँ शॉक लगता है, अरे मैंने तो सोचा था मेरे पास इतना है, लेकिन कर्ज तो इससे भी ज्यादा निकल आया। और यही वो सच्चाई है जिससे ज्यादातर लोग भागते रहते हैं। लेकिन जब तक आप अपनी रियलिटी को फेस नहीं करेंगे, आप उसे बदल भी कैसे सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग और लिबरेटिंग बात है रिचर्ड्स का नो शेम नो ब्लेम अप्रोच। वो बहुत जोर देकर कहते हैं, अपने आप को जज मत करो, ब्लेम मत करो। अक्सर हम अपनी पिछली फाइनेंशियल गलतियों को याद करके खुद को कोसते रहते हैं। काश मैंने वो गाड़ी न ली होती, काश मैंने उस समय इन्वेस्टमेंट कर दिया होता,
काश मैंने इतना कर्ज न लिया होता। ये सब थॉट्स बिल्कुल नेचुरल हैं, लेकिन ये आपको आगे नहीं ले जाती, बल्कि ये आपको गिल्ट और रिग्रेट के दलदल में फंसा देती हैं। लेखक बताते हैं कि पैसा सिर्फ एक टूल है, एक मीन्स है, और बैलेंस शीट तो बस नंबर्स का एक स्नैपशॉट है। आज की तारीख में आप कहाँ हैं, बस इतना। ये न तो आपकी आइडेंटिटी है, न आपकी वर्थ, और न ही ये आपके भविष्य का फाइनल वर्डिक्ट है। बिना किसी गिल्ट, बिना किसी अपराध बोध के अपनी गलतियों को स्वीकार करना, यही आगे बढ़ने का, अपनी जिंदगी को बदलने का पहला और सबसे पावरफुल कदम है। जब आप अपनी मिस्टेक्स को इमोशनली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप उनसे सीख सकते हैं, और सीखना ही तो ग्रोथ की शुरुआत है। ये चैप्टर आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस की वो मजबूत नींव रखता है जिस पर आने वाले समय में आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की इमारत खड़ी होने वाली है। ये आपको वो क्लैरिटी देता है जो हर सक्सेसफुल जर्नी के लिए जरूरी है। याद रखिए, जीपीएस भी तभी काम करता है जब आप उसे अपनी करंट लोकेशन बताते हैं, चाहे वो कितनी भी अजीब या अनएक्सपेक्टेड जगह क्यों न हो। और जब तक आप ये नहीं मानेंगे, ये ऑनेस्ट एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे कि आप फाइनेंशियली कहाँ खड़े हैं, शायद खोए हुए हैं, शायद कंफ्यूज्ड हैं, शायद कर्ज में डूबे हैं, तब तक आप सही रास्ता ढूंढ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो खुद को लॉस्ट मानने से इनकार करता है, वो हेल्प भी नहीं मांग सकता और डायरेक्शन भी नहीं ढूंढ सकता। चौथा अध्याय, बजटिंग सजा नहीं बल्कि जागरूकता का सुपर पावर। ज्यादातर लोग बजटिंग का नाम सुनते ही अपना चेहरा सिकोड़ लेते हैं, जैसे उन्हें किसी सख्त जेल की कोठरी में बंद किया जा रहा हो। हमें लगता है कि बजट मतलब मस्ती बंद और सिर्फ बचत, लेकिन कार्ल रिचर्ड्स इस सोच को पूरी तरह पलट देते हैं। उनके लिए बजटिंग कोई सजा यानी पनिशमेंट नहीं है, बल्कि ये अवेयरनेस यानी जागरूकता का एक शानदार टूल है। ये आपकी जेब में लगा हुआ वो जीपीएस है जो आपको बताता है कि आपका पैसा फिलहाल कहाँ भटक रहा है और उसे असल में कहाँ होना चाहिए। रिचर्ड्स हमें एक जासूस की तरह अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब आप ये देखना शुरू करते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो अचानक आपके सामने से धुंध हट जाती है। आपको समझ आता है कि वे छोटी छोटी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स, जैसे हर रोज की वो महंगी कॉफी या बिना जरूरत के ऑनलाइन ऑर्डर, महीने के अंत में एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाते हैं। ये महसूस करना थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन यही वो पल है जहां से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू होती है। असल जादू तब होता है जब आप अनचाहे खर्चों को काटते हैं। रिचर्ड्स का मानना है कि बजट आपको ना कहना नहीं सिखाता, बल्कि ये आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स को हाँ कहने की ताकत देता है। जब आपको पता होता है कि आपका हर रुपया क्या काम कर रहा है, तो आप डर के बारे नहीं बल्कि होश के साथ बेटर डिसीजंस लेते हैं। याद रखिए, अपनी वित्तीय स्थिति के प्रति सचेत रहना ही वो सबसे बड़ा कदम है जो आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाता है। आखिरकार आप उस चीज को काबू नहीं कर सकते जिसे आप माप नहीं सकते। अध्याय 5, जितना संभव हो उतना बचाएं, एक क्रांतिकारी सोच। रिचर्ड इस अध्याय में बचत के बारे में एक साहसिक और ताज़ा नजरिया पेश करते हैं जो पारंपरिक वित्तीय सलाह को चुनौती देता है। वो केवल अपनी आय के 10% बचाएं जैसे घिसे पटे फॉर्मूले से आगे बढ़कर कहते हैं, जितना आप रीजनेबली बचा सकते हैं उतना बचाएं। ये सलाह सुनने में सरल लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी समझ छिपी है। बचत केवल भविष्य के लिए पैसा जमा करने का खेल नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता, मानसिक शांति और असली सुकून का सोर्स है। रिचर्ड्स एक शक्तिशाली अवधारणा पेश करते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी पहले खुद को भुगतान करें। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपकी सैलरी आती है, सबसे पहले एक निश्चित राशि अपनी बचत में ट्रांसफर कर दें, ना कि महीने के अंत में जो कुछ बच जाए उसे बचाने की कोशिश करें, क्योंकि सच्चाई ये है कि महीने के अंत में अक्सर कुछ बचता ही नहीं है। ये अप्रोच आपकी बचत को ऑप्शनल नहीं बल्कि मैंडेटरी बना देता है, जैसे बिजली का बिल भरना या रेंट भरना। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि कर्ज चुकाना आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ब्याज देना वास्तव में अपनी मेहनत की कमाई को नाली में बहाने जैसा है। ये सिर्फ वेस्टेज नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। जब आप हाई इंटरेस्ट डेट में फंसे होते हैं, तो आप अपने भविष्य की कमाई आज ही गिरवी रख देते हैं। ये अध्याय पाठकों को एक अनुशासित और सोच समझकर बचत की आदत विकसित करने में मदद करता है, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेलनेस की नींव रखती है। रिचर्ड्स का मैसेज क्लियर है, बचत कोई सैक्रिफाइस नहीं बल्कि अपने आप में एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है जो आपको अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज, बड़े सपनों और एक स्ट्रेस फ्री जीवन के लिए तैयार करती है। अध्याय 6, पर्याप्त बीमा खरीदें। बीमा, ये शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के चेहरे पर वही भाव आते हैं जो किसी बोरिंग लेक्चर के दौरान आते हैं। लेकिन रुकिए, रिचर्ड्स इस अध्याय में बीमा को एक नए नजरिए से पेश करते हैं।
ये वो सुरक्षा कवच है जो आपकी मेहनत से बनाई गई वित्तीय योजना को अचानक आई तूफानी आंधी से बचाता है। सोचिए, आपने अपने सपनों का घर बनाया, लेकिन क्या उसमें छत नहीं होगी? बीमा ठीक वैसे ही आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की छत है। रिचर्ड्स बेहद स्पष्टता से जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और अन्य जरूरी पॉलिसीज पर रोशनी डालते हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात है उनका जस्ट इनफ का फॉर्मूला। वो कहते हैं कि बीमा एजेंट्स आपको जो महंगी से महंगी पॉलिसी बेचना चाहते हैं, वो जरूरी नहीं कि आपके लिए सही हो। ठीक वैसे ही जैसे आपको हर दिन शादी वाले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, वैसे ही ओवर इंश्योरेंस भी बेकार का बोझ है। तो फिर बहुत कम क्यों नहीं? क्योंकि अगर मुसीबत आई और आपके पास पर्याप्त कवरेज नहीं है, तो ये ऐसा है जैसे आप बारिश में छाता तो लेकर निकले, लेकिन वो इतना छोटा है कि सिर्फ आपका सिर ही बचे और बाकी सब भीग जाए। ये अध्याय सिर्फ पॉलिसीज की बात नहीं करता, बल्कि ये आपको रिस्क मैनेजमेंट की असली समझ देता है। रिचर्ड्स आपसे एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सवाल पूछते हैं। अगर आज आपके साथ कुछ हो जाए तो क्या आपका परिवार फाइनेंशियली सरवाइव कर पाएगा? ये सवाल शायद डरावना लगे, लेकिन इसका जवाब जानना और उसके हिसाब से तैयारी करना ही सच्ची जिम्मेदारी है। रिचर्ड्स चाहते हैं कि आप आज ही, अभी, इसी पल इस बारे में सोचें और एक्शन लें, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं और बीमा वो चीज है जो आपको तब काम आती है जब आप उसे सबसे कम एक्सपेक्ट करते हैं। तो देर किस बात की? अपनी वित्तीय योजना को मजबूत बनाइए, सही बीमा चुनिए और निश्चिंत होकर अपने भविष्य की ओर बढ़िए। अध्याय 7, सर्वश्रेष्ठ निवेश जो मैंने कभी किया, समझदारी से उधार लेना और खर्च करना। कर्ज, ये शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के माथे पर पसीना आ जाता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कर्ज हमेशा दुश्मन नहीं होता? हाँ, आपने सही सुना। इस अध्याय में रिचर्ड्स एक बेहद दिलचस्प नजरिया पेश करते हैं। वो बताते हैं कि कर्ज भी दो तरह के होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोलेस्ट्रॉल में गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। रिचर्ड्स समझाते हैं कि कुछ कर्ज असल में निवेश की तरह काम करते हैं। शिक्षा के लिए लिया गया लोन आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। घर खरीदने के लिए लिया गया कर्ज आपको एक संपत्ति का मालिक बनाता है, जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। ये वो कर्ज हैं जो आपके भविष्य में निवेश करते हैं, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है उपभोक्ता कर्ज, खासकर क्रेडिट कार्ड डेट, जो चुपचाप आपकी जेब में सेंध लगाता रहता है। रिचर्ड्स इसे साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि 18 से 24% की ब्याज दर से ये कर्ज स्नोबॉल की तरह बढ़ता जाता है। वो नवीनतम स्मार्टफोन या डिजाइनर कपड़े जो आपने क्रेडिट कार्ड पर खरीदे, वे वास्तव में उनकी असली कीमत से दोगुने या तिगुने दाम पर आपके पास आते हैं। लेकिन यह अध्याय सिर्फ कर्ज के बारे में नहीं है, ये खर्च करने की कला के बारे में भी है। रिचर्ड्स पाठकों को एक पावरफुल सवाल पूछना सिखाते हैं, क्या ये खर्च मेरे वैल्यूज और गोल्स के साथ अलाइन करता है? ये सवाल किसी मैजिक वॉन्ड की तरह काम करता है। अचानक आप ये समझने लगते हैं कि आपको उस महंगी कार की नहीं, बल्कि रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। आपको हर वीकेंड पर बाहर खाने की नहीं, बल्कि अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की जरूरत है। सबसे बढ़िया बात यह है कि रिचर्ड्स सर्वश्रेष्ठ निवेश की अवधारणा को पूरी तरह से नए सिरे से परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं कि यह जरूरी नहीं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा स्टॉक्स, बॉन्ड्स या रियल एस्टेट में ही हो। कभी कभी अपने बच्चों के साथ उस सपनों की छुट्टी पर जाना, अपनी सेहत में निवेश करना या किसी ऐसे एक्सपीरियंस में पैसा लगाना जो आपको खुशी दे, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण निवेश है। आखिरकार पैसे का मकसद क्या है अगर वो आपकी जिंदगी को बेहतर न बनाए? ये अध्याय पाठकों को एक नाजुक लेकिन जरूरी संतुलन खोजना सिखाता है। आज जीने और कल के लिए बचाने के बीच का संतुलन। ये सिखाता है कि कैसे फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बनते हुए भी लाइफ को पूरी तरह जिया जा सकता है। रिचर्ड्स का मैसेज साफ है, पैसा एक टूल है, मास्टर नहीं। इसे समझदारी से इस्तेमाल करो, लेकिन इसके गुलाम मत बनो। अध्याय 8, एक वैज्ञानिक की तरह निवेश करें। क्या आपने कभी सोचा है कि वैज्ञानिक और सफल निवेशक में क्या समानता है? दोनों ही अनुमान और भावनाओं पर नहीं, बल्कि ठोस डेटा और प्रमाणों पर भरोसा करते हैं। इस अध्याय में रिचर्ड्स एक शानदार तुलना करते हैं। वो निवेश को एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह देखने की सलाह देते हैं। कल्पना कीजिए एक वैज्ञानिक को जो अपनी प्रयोगशाला में हर दिन अपने मूड के आधार पर फैसले लेता हो। परिणाम क्या होगा? विनाशकारी। ठीक यही बात आपके पैसे के साथ भी होती है। जब आप भावनाओं, अफवाहों या हॉट टिप्स के आधार पर निवेश करते हैं, तो आप असल में जुआ खेल रहे होते हैं, निवेश नहीं।
रिचर्ड्स विविधीकरण के महत्व को समझाने के लिए एक पुरानी कहावत का इस्तेमाल करते हैं, अपने सभी अंडे एक टोकरी में मत रखो। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं, बल्कि वित्तीय सुरक्षा का सुनहरा नियम है। सोचिए, अगर आपने अपनी सारी जमा पूंजी सिर्फ एक कंपनी के शेयर में लगा दी और वो कंपनी डूब गई, तो आपका क्या होगा? इसीलिए स्मार्ट निवेशक अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर फैलाते हैं, कुछ स्टॉक्स में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ रियल एस्टेट में। ये आपके निवेश पोर्टफोलियो को एक मजबूत ढांचा देता है जो बाजार के तूफानों में भी टिका रह सकता है। फिर रिचर्ड्स एक बेहद व्यावहारिक सुझाव देते हैं, कम लागत वाले इंडेक्स फंड में निवेश करें। यहां दिलचस्प बात यह है कि अधिकतर महंगे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स लंबे समय में साधारण इंडेक्स फंड्स को भी नहीं हरा पाते। क्यों? क्योंकि उनकी ऊंची फीस आपके मुनाफे को धीरे धीरे चट कर जाती हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक दौड़ में भाग रहे हों, लेकिन आपकी जेब में छेद हो और हर कदम पर पैसे गिरते जाएं। इंडेक्स फंड्स आपको कम खर्च में पूरे बाजार का फायदा देते हैं, सरल, सस्ता और असरदार। लेकिन शायद इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख है दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना। रिचर्ड जोर देकर कहते हैं कि बाजार के रोज के उतार चढ़ाव देखकर घबराना सबसे बड़ी गलती है। जब शेयर बाजार गिरता है तो अधिकतर लोग डर जाते हैं और अपने निवेश बेच देते हैं, सबसे खराब समय पर। यह वैसा ही है जैसे किसी पौधे को रोज उखाड़ कर देखना कि वो बढ़ रहा है या नहीं। धैर्य ही निवेश की सबसे बड़ी ताकत है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने बाजार की अस्थिरता में भी अपना धैर्य बनाए रखा, वही सबसे ज्यादा संपत्ति बना पाए। अंत में रिचर्ड्स एक शानदार उपकरण का सुझाव देते हैं, व्यक्तिगत निवेश नीति वक्तव्य या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट। यह आपके निवेश का संविधान है, आपका वित्तीय जीपीएस। इसमें लिखिए कि आप क्यों निवेश कर रहे हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आप कितना जोखिम ले सकते हैं और बाजार गिरने पर आप क्या करेंगे। जब भावनाओं का तूफान आए तो ये दस्तावेज आपका लाइट हाउस बनेगा। ये आपको याद दिलाएगा कि आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि अपने सपनों को साकार करने के लिए एक वैज्ञानिक, तर्कसंगत और अनुशासित योजना पर चल रहे हैं। आखिरकार निवेश कोई रोमांचक रोलर कोस्टर नहीं, बल्कि एक सुनियोजित यात्रा है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। अध्याय 9, बड़ी गलती से बचने की रणनीतियां, जब एक गलती आपका भविष्य बदल दे। कार्ल रिचर्ड्स एक बेहद दिलचस्प बात कहते हैं, छोटी मोटी गलतियां तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन एक बड़ी गलती आपकी पूरी वित्तीय यात्रा को पटरी से उतार सकती है। सोचिए, आपने सालों की मेहनत से एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाया, लेकिन एक भावनात्मक फैसले में सब कुछ दांव पर लग गया। यह अध्याय ठीक उसी खतरे से बचने का रोड मैप है। रिचर्ड्स उन सामान्य लेकिन घातक गलतियों की गहराई से पड़ताल करते हैं जो हर दूसरा निवेशक करता है। शेयर बाजार जब अपने चरम पर हो तब फोमो में आकर सब कुछ झोंक देना, ये क्लासिक गलती है। और जब बाजार तल पर हो, डर से घबराकर सब बेच देना, ये उससे भी बड़ी गलती। ये वैसा ही है जैसे सर्दियों में कोट बेच दो और गर्मियों में खरीद लो। बेतुका लगता है ना, लेकिन लाखों लोग अपने पैसे के साथ यही करते हैं। फिर है अनावश्यक जोखिम लेने की प्रवृत्ति। कुछ लोग सोचते हैं कि ज्यादा रिस्क का मतलब ज्यादा रिटर्न है, लेकिन असलियत में ये एक जुआ बन जाता है। रिचर्ड्स बताते हैं कि सबसे खतरनाक क्षण वो होता है जब आप अपनी मूल योजना से भटक जाते हैं, चाहे किसी हॉट टिप के चक्कर में या फिर पड़ोसी की इन्वेस्टमेंट सक्सेस स्टोरी सुनकर। यहां वो एक शानदार समाधान पेश करते हैं, एक पृष्ठ की वित्तीय योजना। जी हां, सिर्फ एक पेज। जब बाजार में तूफान आए, जब चारों तरफ अफरा तफरी हो, तब ये सरल योजना आपका लाइट हाउस बन जाती है। ये आपको याद दिलाती है कि आपने ये यात्रा शुरू क्यों की थी, आपके लक्ष्य क्या हैं और किन प्रिंसिपल्स पर आप चलने वाले थे। ये अध्याय दरअसल आत्मनियंत्रण और धैर्य की मास्टर क्लास है। रिचर्ड समझाते हैं कि वित्तीय सफलता में सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना इंपल्सिव बिहेवियर है। जब सब खरीद रहे हों तब वेट करने का साहस चाहिए। जब सब पैनिक में बेच रहे हों तब अपनी स्ट्रैटेजी पर विश्वास रखने की हिम्मत चाहिए। ये बस इतना सा मंत्र है, प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान। योजना बनाओ, फिर उसी पर चलो, भले ही आसमान टूट पड़े। असली बुद्धिमानी ये नहीं है कि आप हर चाल सही खेलें, बल्कि ये है कि आप वो एक बड़ी गलती ना करें जो गेम ही खत्म कर दे। अध्याय 10, एक वास्तविक वित्तीय सलाहकार को नियुक्त करें। अंतिम अध्याय में रिचर्ड्स एक बेहद महत्वपूर्ण सच्चाई उजागर करते हैं। कभी कभी हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हमें पेशेवर मदद की जरूरत है, लेकिन यहां एक बड़ी चुनौती है, सभी वित्तीय सलाहकार एक जैसे नहीं होते। वित्तीय सलाहकारों की दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं।
कुछ जो खुद को सलाहकार कहते हैं लेकिन असल में केवल उत्पाद बेचने में रुचि रखते हैं, और फिर हैं वास्तविक सलाहकार जो सच में आपके सर्वोत्तम हित में काम करते हैं। रिचर्ड्स इस अंतर को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो बताते हैं कि कई तथाकथित सलाहकार दरअसल कमीशन आधारित सेल्स पर्सन होते हैं जो आपको वही प्रोडक्ट बेचते हैं जिससे उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होता है, न कि वो जो आपके लिए सबसे बेहतर हो। रिचर्ड्स पाठकों को एक स्पष्ट रोड मैप देते हैं कि कैसे एक अच्छे सलाहकार की पहचान करें। एक असली सलाहकार वो होता है जो पूरी तरह से पारदर्शी हो, कोई छिपी हुई फीस नहीं, कोई गुप्त कमीशन नहीं। वो अपनी फीस के बारे में बिल्कुल स्पष्ट और ईमानदार होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक अच्छा सलाहकार आपके लक्ष्यों को समझने में समय बिताता है। आपकी वित्तीय स्थिति, आपके सपने, आपके डर और आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। वो आपको कोई रेडीमेड सॉल्यूशन थोपने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आपकी यूनिक सिचुएशन के हिसाब से सलाह देता है। रिचर्ड्स ये भी एम्फसाइज करते हैं कि एक बेहतरीन सलाहकार केवल स्टॉक पिक्स या म्यूचुअल फंड्स रेकमेंड करने तक सीमित नहीं रहता। वो आपका जीवन भर का वित्तीय साथी बनता है। चाहे घर खरीदना हो, बच्चों की शिक्षा की प्लानिंग हो, रिटायरमेंट की तैयारी हो या एस्टेट प्लानिंग हो, वो हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता है। यह अध्याय पाठकों को एक क्रूशियल इंसाइट देता है। सही सलाहकार ढूंढना भी एक इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह सही प्रोफेशनल गाइडेंस में इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। रिचर्ड्स ये भी बताते हैं कि कब पेशेवर मदद लेनी चाहिए। जब आपकी फाइनेंशियल लाइफ कॉम्प्लेक्स हो जाए, जब आप ओवरवेल्म्ड महसूस करें, या जब आपको लगे कि आप अकेले सही निर्णय नहीं ले पा रहे। लेकिन याद रखें, यह डिसीजन भी सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि गलत सलाहकार चुनना न चुनने से भी बदतर हो सकता है। इस अध्याय के साथ रिचर्ड्स अपनी किताब को एक प्रैक्टिकल और एक्शनेबल नोट पर समाप्त करते हैं, जो रीडर्स को यह कॉन्फिडेंस देता है कि वे अपनी फाइनेंशियल जर्नी में अकेले नहीं हैं। कार्ल रिचर्ड्स की द वन पेज फाइनेंशियल प्लान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उस भूल भुलैया से बाहर निकलने का नक्शा है जहां हम सब पैसे के पीछे भागते भागते खो जाते हैं। ये किताब उस सवाल का जवाब देती है जो शायद ही कोई वित्तीय सलाहकार पूछता है, आखिर आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? ये सवाल इतना सरल लगता है, लेकिन इसका जवाब ही आपकी पूरी वित्तीय यात्रा की दिशा तय करता है। रिचर्ड्स हमें याद दिलाते हैं कि पैसा तो बस एक औजार है। असली सवाल यह है कि आप इस औजार से अपने जीवन का कौन सा महल बनाना चाहते हैं। इस पुस्तक का सबसे क्रांतिकारी विचार है सरलता की शक्ति। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां वित्तीय योजनाएं इतनी जटिल होती हैं कि उन्हें समझने के लिए आपको किसी रॉकेट साइंटिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन रिचर्ड्स कहते हैं, रुकिए, अगर आपकी वित्तीय योजना एक नैपकिन पर नहीं लिखी जा सकती तो शायद वो बहुत जटिल है। उनका मानना है कि 100 पन्नों का डॉक्यूमेंट जो आपकी अलमारी में धूल फाक रहा है, उससे बेहतर है एक पन्ने की वो योजना जिसे आप रोज देखें, समझें और फॉलो करें। ये अप्रोच वित्तीय योजना को उस डरावने काम से बदलकर एक सहज और एम्पावरिंग अनुभव बना देता है। किताब का तीसरा स्तंभ है लचीलापन और रियल लाइफ की स्वीकृति। रिचर्ड्स बेहद ईमानदारी से कहते हैं कि जीवन में कोई भी प्लान पूरी तरह काम नहीं करता, और ये बिल्कुल ठीक है। कभी अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कभी जॉब चली जाती है, कभी मार्केट क्रैश हो जाता है। परफेक्ट प्लान बनाने की कोशिश में अपना दिमाग खपाने के बजाय हमें एक ऐसी फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी चाहिए जो लाइफ के उतार चढ़ाव के साथ अडैप्ट कर सके। ये माइंडसेट ही वित्तीय तनाव से मुक्ति का असली रास्ता है। लेकिन इस किताब की सबसे गहरी बात यह है कि ये पैसे के साथ हमारे रिश्ते को फिर से परिभाषित करती है। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिखा रहा है, हम कंपैरिजन के जाल में फंस कर रह गए हैं। रिचर्ड्स हमें याद दिलाते हैं कि वित्तीय सफलता का मतलब सबसे बड़ा घर या सबसे महंगी कार नहीं है, बल्कि वो जीवन जीना है जो आपके मूल्यों के अनुरूप हो। शायद आपके लिए सफलता का मतलब है अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना, या किसी पैशन प्रोजेक्ट पर काम करना, या फिर अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना। जब आपकी वित्तीय योजना आपके इन सच्चे मूल्यों से जुड़ी होगी, तभी आपको असली शांति और संतुष्टि मिलेगी। ये पुस्तक उन सभी के लिए एक वरदान है जो वित्तीय चिंताओं के बोझ तले दबे हुए हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी से थक चुके हैं और जो अपने पैसे को अपने सपनों की सीढ़ी बनाना चाहते हैं। रिचर्ड्स का संदेश स्पष्ट है, आपको किसी फाइनेंशियल जीनियस बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने क्यों को जानना है, सरल रखना है और लचीला रहना है। बाकी सब अपने आप सही जगह पर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।